इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी कहावत से जुड़ी एक कहानी, जिसका शीर्षक है माओसुए की आत्म सिफारिश। इसे चीनी भाषा में माओसुए ज़ी चियन कहा जाता है। इसमें माओसुए व्यक्ति का नाम है और ज़ी का मतलब है खुद और चियन का अर्थ है सिफारिश। कुल मिलाकर कहा जाए तो माओसुए ज़ी चियन में माओसुए नाम के व्यक्ति की आत्म सिफारिश करने की कहानी सुनाई गई है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। माओसुए की आत्म सिफारिश की कहानी चीन में काफी लोकप्रिय है। 475 ईस्वी पूर्व से 221 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन चीन में युद्धरत राज्य का काल था। उस समय चीन की भूमि में कई राज्य मौजूद थे, जिनमें मुख्यतः ची राज्य, शू राज्य, यान राज्य, हान राज्य, चाओ राज्य, वेई राज्य और छिन राज्य। 7 राज्य ज्यादा शक्तिशाली थे। अंत में छिन राज्य ने दूसरे राज्यों को हराकर तत्कालीन चीन को एकीकृत किया। 221 ईस्वी पूर्व में चीन के इतिहास में पहले सामंती राजवंश छिन राजवंश की स्थापना की गई। माओसुए की आत्म सिफारिश की कहानी इस युद्धरत राज्यकाल में पैदा हुई। कहते थे कि तत्कालीन चाओ राज्य की राजधानी हानतान यानी के हेबे प्रांत का हानतान शहर एक बार शक्तिशाली छिन राज्य की सेना से घिर गए, जिस पर कभी भी कब्जा किया जा सकता था। चाओ राज्य की राजधानी हानतान को बचाने के लिए चाओ राज्य के राजा ने उस समय के दूसरे शक्तिशाली शू राज्य के साथ संगठन कर संयुक्त रूप से छिन राजवंश के आक्रमण को पराजित करने का निर्णय लिया और शू राजा को समझाने के लिए चाओ राज्य के राजकुमार फेंग युआनचुन को दूत के रूप में भेजा। राजकुमार फेंग युआनचुन ने अपने निजी अधिकारियों में से 20 व्यक्तियों को अपने साथ चलने के लिए चुनना चाहा। बार बार सोचने के बाद भी मात्र 19 व्यक्ति चुने गए, लेकिन एक व्यक्ति की कमी थी। इस बीच माओसुए ने राजकुमार से खुद की सिफारिश की। राजकुमार फेंग युआनचुन ने माओसुए को ताकते हुए पूछा, तुम कौन हो? किस काम के लिए आए हो? माओसुए ने कहा, मेरा नाम माओसुए है। मैं आपके साथ शू राजा को समझाना चाहता हूँ। फेंग युआनचुन ने फिर पूछा, तुम्हें मेरे यहाँ आए कितना समय हो गया है? माओसुए ने जवाब में कहा, 3 साल। तो फेंग युआनचुन ने कहा, 3 साल का समय कम लंबा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति में विशेष योग्यता हो तो जेब में रखी सुतारी यानी कि सुआ की भांति उसकी नोक जरूर जेब से बाहर दिखती है। तुम्हें मेरे यहाँ 3 साल हो चुके हैं, किंतु मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारी कोई विशेष कार्य क्षमता हो। फेंग युआनचुन की बातों पर माओसुए ने बड़े आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, आपने गलत कहा। मेरी कोई विशेष क्षमता इसलिए जाहिर नहीं हुई क्योंकि आपने मुझे जेब में नहीं डाला। यदि पहले ही मुझे जेब में डाला गया होता तो मैं सुए की नोक की तरह बाहर निकलकर दिखाता। माओसुए की बातों से फेंग युआनचुन को ऐसा लगा मानो माओसुए कोई असाधारण व्यक्ति हो और उसने माओसुए को अपने दल का 20वां सदस्य बनाया। शू राज्य में पहुंचने के बाद राजकुमार फेंग युआनचुन ने शू राजा के साथ वार्ता शुरू की और उसे गठबंधन बनाकर छिन राज्य का मुकाबला करने की आवश्यकता और महत्व समझाया और शू राज्य से तुरंत चाओ राज्य की राजधानी हानतान को बचाने के लिए सेना भेजने की आशा व्यक्त की। लेकिन आधा दिन गुजरने के बाद भी शू राजा ने हामी नहीं भरी।
बाहर प्रतीक्षा में बैठे सभी 20 लोगों को काफी चिंता हो उठी। माओसे की आत्म सिफारिश की बात अन्य 19 सदस्यों को अच्छी नहीं लगी। वे मन ही मन माओसे को झूठा और धोखेबाज समझते थे। जब वार्ता गतिरोध में पड़ गई तो उन्होंने माओसे की असली योग्यता जानने के उद्देश्य से उसे अंदर देखने के लिए उकसाया। श्रीमान माओसे, वार्ता अभी भी सफल नहीं हो पाई है। आप अंदर जाकर स्थिति देखें तो बेहतर होगा। माओसे ने इसे तुरंत स्वीकार किया और वह अपने कमर पर बंधे लंबे कृपाण को कसकर शू राजा के सामने जा पहुंचा। महाराज, छिन राज्य का मुकाबला करने के लिए छू और चाओ राज्यों में गठबंधन कायम होना बेहद जरूरी है और फौरी काम भी है। यह 2-3 वाक्यों में ही तय किया जा सकता है, लेकिन आज की वार्ता सुबह से दोपहर तक चली है, परंतु किसी भी प्रकार का परिणाम अभी तक नहीं निकला। इसका क्या कारण है? माओसे की आकस्मिक पेशकश और बातों के लहजे पर शू राजा बड़ा नाखुश हुआ। उसने माओसे की ओर नजर फेरकर फिंग युआनचुन से बड़े क्रोध के स्वर में पूछा, यह कौन है? फिंग युआनचुन ने जवाब में कहा, वह मेरे दल का सदस्य है। शू राजा और गुस्से में आया। उसने माओसे की ओर मुड़कर उसकी निंदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे स्वामी के साथ वार्ता कर रहा हूँ। तुम कौन सी चीज हो जो बीच में आकर बोले? शू राजा की बातों से माओसे में रोष भड़क उठा। उसने म्यान में से कृपाण निकालकर शू राजा के आगे 2 कदम बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, महाराजा, आप इसलिए मेरी भर्त्सना करने के साहसी हैं क्योंकि आप शू राज्य को बड़ा शक्तिशाली समझते हैं। आप समझते हैं कि आपके पास अंगरक्षक बेहद ज्यादा हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि इस समय 10 कदमों के दायरे में आपका शक्तिशाली राज्य काम की चीज नहीं आएगा। आपके बड़ी संख्या वाले अंगरक्षक काम नहीं आएंगे। आपकी जान मेरे हाथ में है और अब आप क्या समझे? माओसे की तर्कसंगत बातों से छू राजा का गला दब गया और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। माओसे ने आगे कहा, छू राज्य बड़ा देश है, उसे विभिन्न राज्यों का प्रभु होना चाहिए था, लेकिन असल में आप छिन राज्य से इतना डरते हैं कि उसके आक्रमण का मुकाबला करने की जरा भी हिम्मत नहीं है आप में। छिन राज्य ने छू राज्य पर कई बार चढ़ाई कर बहुत से स्थानों को छीन लिया। यह गजब का अपमान है। इस पर सोचकर हमारे चाओ राजवासियों को भी शर्म आती है। अब हम आपके साथ गठबंधन बनाकर छिन राज्य के आक्रमण का विरोध करने को तैयार हैं, तो प्रत्यक्ष रूप में चाओ राज्य की राजधानी हानतान को बचाया जा सकता है। असल में छू राज्य के लिए छिन राज्य के आक्रमण का बदला लेने का मौका भी है, लेकिन आप इतने कायर निकले। आप किस प्रकार के राजा हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। माओसे की बुलंद हौसले से भरी बातें सुनकर शू राजा को बड़ी शर्म आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। माओसे ने फिर कहा, महान राजा, अब आपका क्या ख्याल है? हमारे चाओ राज्य के साथ गठबंधन कायम करना चाहते हैं या नहीं? हाँ, अवश्य बनाएंगे। छू राजा ने एक स्वर में मंजूरी देते हुए कहा। इसके बाद छू और चाओ राज्य में छिन राज्य का मुकाबला करने का गठबंधन कायम हुआ और राजकुमार फिंग युआनचुन और उसका दल जल्द ही चाओ राज्य लौटे। फिंग युआनचुन ने चाओ राजा को वार्ता की जानकारी देते हुए कहा, मेरे मौजूदा मिशन की सफलता मुख्यतः माओसे पर निर्भर है। उसने चतुर वाक्पटुता के बल पर चाओ राज्य का स्थान ऊंचा कर दिया। उसकी भूमिका लाखों सैनिकों की शक्तिशाली सेना से भी प्रबल है। बहुत जल्द ही माओसे का नाम चाओ राज्य में फैल गया और माओसे की आत्म सिफारिश, यह उक्ति भी प्राचीन कहावत के रूप में सदियों से प्रचलित हो गई। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी माओसे की आत्म सिफारिश शीर्षक कहानी। इसे चीनी भाषा में माओसे ज़िचियान कहा जाता है। इसमें माओसे
व्यक्ति का नाम है, जबकि स का मतलब है खुद और चेन का अर्थ है सिफारिश। इस कहानी में माओस्वे का आत्मविश्वास जाहिर हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच सुयोग्य और सक्षम हो तो वह किसी न किसी समय पर जरूर दूसरे लोगों की नजर में आएगा और उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और कहानी जिसका नाम है पड़ोस की सुंदरी का दीवार से झांकना। इसे चीनी भाषा में लिन न्यू खुई छियांग कहा जाता है। इसमें लिन का अर्थ है पड़ोसी, न्यू का अर्थ है लड़की या स्त्री, जबकि खुई का अर्थ है झांकना और छियांग का अर्थ है दीवार। यह खास तौर पर इसका मतलब घर से है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। चीन के प्राचीन काल में साहित्य क्षेत्र में सोंग यू नाम का कवि बहुत मशहूर था और महत्वपूर्ण भी था। वह सूरत शक्ल में सुंदर था और चीन के प्राचीन सुंदर पुरुषों में से एक माना जाता था। सोंग यू और अपने समकालीन महान कवि शी युआन द्वारा परिवर्तित विशेष काव्य शैली शोत्स छंद चीन के साहित्य इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। सोंग यू के नाम पर रचा गया एक काव्य बेहद मशहूर था, जिसका शीर्षक था श्रृंगारिक तंगथुच। काव्य में एक रोचक और चर्चित कहानी इस प्रकार है। पड़ोस की सुंदरी का घर से झांकना के नाम से मशहूर इस कहानी में कहा गया है कि सोंग यू और तंगथुच दोनों छू राज्य के मंत्री थे और दोनों छू राजा के नजदीकी अधिकारी थे। सोंग यू प्रतिभाशाली था, इसलिए तंगथुच उससे बहुत ईर्ष्या रखता था। वह छू राजा के सामने सोंग यू की बुराई करने के किसी भी मौके को नहीं छोड़ता था। एक दिन तंगथुच ने छू राजा से कहा, महाराज, सोंग यू बहुत खूबसूरत है, प्रतिभाशाली भी है, लेकिन वह एक कामुक व्यक्ति है। महाराज, आप उसे अंतरपुरी बिल्कुल न ले जाएं। अंतरपुरी में इतनी अधिक सुंदर रानियां, दासियां हैं, उनके सोंग यू से मिलने पर अवश्य गड़बड़ी पैदा होगी। तंगथुच की बात को लेकर छू राजा ने सोंग यू को अपने पास बुलाया और उसे कारण पूछा तो सोंग यू ने जवाब दिया, महाराज, मैं खूबसूरत तो हूँ, पर यह जन्मजात है। मैं ज्ञानी भी हूँ, पर वह मेरी कड़ी मेहनत का फल है। जहाँ तक वह मुझे कामुक कहता है, यह बिल्कुल गलत है। तो छू राजा ने पूछा, अपनी बात के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? सोंग यू ने कहा, इस दुनिया की सुंदर नारी सबसे ज्यादा हमारे छू राज्य में मिलती हैं। छू राज्य की सुंदरी सबसे ज्यादा मेरी जन्मभूमि में है। मेरी जन्मभूमि की सबसे बड़ी सुंदरी मेरे घर की पड़ोस वाली युवती है। यह सुंदर युवती इतनी अच्छी है कि कद में 1 इंच बढ़ जाने पर वह हद से बड़ी लंबी दिखती है। 1 इंच कम होने पर वह नाटी दिखती है। श्रृंगार पाउडर लगाने पर वह हद से ज्यादा गोरी होती है। लाल रंग लगाने पर हद से ज्यादा सुर्ख हो जाती है। उसके दांत, बाल, हाथ और पांव सब के सब बेजोड़ खूबसूरत हैं। उसकी हल्की मुस्कुराहट से तमाम कुलीन युवक मोहित हो जाते हैं। लेकिन इतनी सुंदर युवती लगातार 3 साल तक अपने घर से मुझे झांकती रही है। मैं इससे जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, तो मुझे कैसे कामुक कहा जा सकता है? वास्तव में तंगथुच सचमुच एक कामुक व्यक्ति है। छू राजा ने तंगथुच को वासना कामुक कहने का सबूत मांगा, तो सोंग यू ने फिर कहा, तंगथुच की पत्नी कुरूप है, लेकिन तंगथुच को उससे इतना प्रेम हुआ कि उसके 5 बच्चे हुए। सोंग यू के इस तर्क पर छू राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहा। इसी ऐतिहासिक कहानी के साथ पड़ोस की सुंदरी के घर झांकने की कहावत प्रचलित हो गई। सोंग यू की शोत्स छंद की रचनाओं में नारी की सुंदरता, सुशीलता और कोमल चरित्र का खूब वर्णन किया गया है, जिसका उत्तरवर्ती प्राचीन चीनी साहित्य में बड़ा प्रभाव पड़ा था।
सुंग यू और उसकी काव्य रचनाओं का भी विशेष स्थान बना रहा। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी पड़ोसी सुंदरी का घर से झांकना शीर्षक कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।